हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12th विषय हिंदी साहित्य के शेखावाटी मिशन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें हम आज के इस सेशन में पार्ट वाइज देखेंगे। साथियों, इससे पहले हमने आपके पाठ जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के 2 अध्यायों के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके ऊपर हमने चर्चा कर ली है। अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर के अवश्य देखें, क्योंकि साथियों हमारे द्वारा करवाए गए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न और मॉडल पेपर जिनमें से आपके हुए राजनीति विज्ञान, इतिहास, हिंदी अनिवार्य, इंग्लिश के जितने भी आपके पेपर हो चुके हैं अब तक, उनमें लगभग हमारे द्वारा करवाए गए 70 से 80% तक आपको आपके पेपर में हूबहू प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। इसलिए आप सभी हमसे लगातार जुड़े रहें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSC क्लास 6 to 12 को ज्वाइन ज़रूर करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। साथियों, आज के इस सेशन में हमारा अध्याय है आपका पाठ सच्चिदानंद हीरानंद व्याख्यान अगेय व दीप, यह दीप अकेला मैंने देखा एक बूंद। यह जो आपकी कविता है इसके अति महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न हैं इनकी हम चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, दीपक और पंक्ति किसकी प्रतीक हैं? तो दीपक तो व्यक्ति का और पंक्ति समाज का प्रतीक है। इम्पोर्टेंट सवाल है, दीपक और पंक्ति किसकी प्रतीक हैं। अगला दूसरा सवाल है, सागर और बूंद किसके प्रतीक हैं? सागर समाज अथवा परमात्मा का एवं बूंद है वो व्यक्ति अथवा आत्मा का प्रतीक है। अगला तीसरा सवाल है, यह दीप अकेला कविता अगेय के किस काव्य संग्रह से ली गई है? बाहुरा अहेरी काव्य संग्रह से ली गई। इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला हमारा चौथा सवाल है, मैंने देखा एक बूंद कविता अगेय के किस काव्य संकलन से संकलित हैं? तो इसका आंसर है अरि ओ करुणा प्रभामय काव्य संकलन से हैं। अगला पांचवा सवाल है हमारा, मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि बूंद के परिप्रेक्ष्य में किसकी बात कह रहा है? तो एक बूंद की क्षणभंगुरता की है जो कवि मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि बूंद के परिप्रेक्ष्य में एक बूंद क्षणभंगुरता की बात कह रहा है। अगला छठा सवाल है, यह दीप अकेला कविता में क्या संदेश दिया? इम्पोर्टेंट सवाल है। तो कविता में मनुष्य की व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने का संदेश दिया है। अगला आपका सातवां सवाल है, दीप अकेला के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए ये बताए कि उसे कवि ने स्नेह भरा, गर्व भरा एवं मदमाता क्यों कहा है? तो दीप अकेला कविता में प्रतीकार्थ शब्द हैं और ये एक दीप तथा दूसरी पंक्ति। दीप व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति समाज का प्रतीक है। दीप में स्नेह रूपी तेल भरा होता है, तभी वह अपने आप को जलाकर संसार को प्रकाश देता है और उसकी लो ऊपर को उड़ती है और वह मानो उसका गर्वीलापन है वो उसकी लो हवा के साथ इधर उधर झूमती है। इस पर यह उसका मदमातापन है और इसी प्रकार मनुष्य स्नेह से भरा होता है और उसमें भी समाज का एक अंग होने का गर्व रहता है, जिसके कारण वह मदमाता होकर झूमता भी है। अगला तीसरा सवाल है, यह अद्वितीय, यह मैं स्वयं विसर्जित पंक्ति के आधार पर व्यक्ति विशिष्ट में विसर्जन की उपयोगिता बताए। तो व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होते हैं, वह भी अकेला है। उसकी सार्थकता तभी है जब एक समाज के साथ मिल जाए। समाज का भला भी तभी है जब वह व्यक्ति को अपने साथ मिला ले और इस प्रकार व्यष्टि और समष्टि दोनों का हित होता है। व्यक्ति के गुणों का लाभ समाज को भी मिलता है तथा राष्ट्र भी मजबूत होता है और दीप व्यक्ति की पंक्ति और समाज में विलयन होना अति आवश्यक है। अगला 9वां सवाल है, मैंने देखा एक बूंद कविता के माध्यम से कवि अगेय ने बूंद एवं सागर के संदर्भ में कौन से दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो इसका आंसर है कवि एक
कवि उस बूंद में उस विशालता के दर्शन करता है जो उसे सागर की अथाह जल राशि को देखकर भी प्राप्त नहीं होता है। उसे एहसास होता है कि वह अपने समाप्त होने वाले शरीर से भी ऐसे कार्य कर रहा सकता है जो उसके छोटे से जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। वह ऐसा साधक बन जाता है जिसे सभी पापों से छुटकारा मिल गया है। सागर समाज का प्रतीक है और समष्टि का प्रतीक है। बूंद व्यक्ति का अथवा वशिष्ठ की प्रतीक है और बूंद सागर की लहरों से उछल कर अलग हो जाती है और पुनः उसी सागर में मिल जाती है। बूंद क्षण भंगुर हैं, फिर भी एक पल के लिए ही ये सही सागर से अलग होकर अपना विशिष्ट महत्व रखती है, लेकिन अंत में उसी सागर में समाहित होना पड़ता है। इसी प्रकार मानव समाज को पृथक न होने पर कोई अस्तित्व नहीं है, किंतु जब उसके अखंड स्वरूप को विराट चेतना का आलोक मिल जाता है वह सागर हो जाता है। अगला आपका इम्पोर्टेंट सवाल है तो जो है कि कवि अगेय का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो अगेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय। साथियों, ये जो आपका साहित्यिक परिचय है अगेय जी का, यह वेरी इंपॉर्टेंट लगा करके रख लेना, आपके पेपर में वो देखने को मिल सकता है। अगेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय और इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रियता के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा और अगेय की प्रतिभा बहुमुखी थी। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, यात्रा, वर्णन, निबंध, आलोचना आदि विधाओं पर लेखनी चलाई। प्रकृति प्रेम और मानवपन के अंतर्द्वंद उनके प्रति प्रिय विषय हैं और उनकी कविता में व्यक्ति स्वातंत्र्य आग्रह में है और अगेय प्रयोगवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं और इनकी काव्य कृतियाँ हैं हरिघास, क्षणभर, भग्नदूत, चिंता, इंद्रधनु, रोंदे हुए, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा नाम से इनकी समग्र कविताओं का संकलन प्रकाशित हुआ है। और उनके उपन्यास है शंकर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, यात्रा वर्णन है अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली और निबंध है त्रिशंकु आत्मनेपन और कहानी संग्रह है विपत गा, कोठरी की बात, शरणार्थी, ए तेरे प्रतिरोम। ये इनके हैं जो कहानी संग्रह हैं। अगला आपका चौथा पार्ट है केदारनाथ सिंह बनारस दिशा। बनारस और दिशा इनकी जो 2 पार्ट आपकी कविताएं हैं, इनके केदारनाथ सिंह के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है अब हम इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जिसमें हमारा पहला सवाल है बनारस कविता में शहर का जीवन कैसे चलता है। बनारस कविता में शहर का जीवन धीमी गति से अथवा धीरे धीरे चलता है। अगला दूसरा सवाल और खाली होता है यह शहर। यहाँ शहर शब्द किस नगर के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये बनारस शहर के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला तीसरा सवाल है बनारस कविता किस ऋतु का उल्लेख हुआ है, तो बनारस कविता में वसंत ऋतु का उल्लेख हुआ है। अगला चौथा सवाल है बनारस में सैकड़ों वर्षों में से किसकी खड़ाऊ रखी है, तो महाकवि तुलसीदास की खड़ाऊ रखी है। अगला 5वां सवाल है बनारस शहर की कौन सी विशेषता विशिष्ट है, तो बनारस शहर की प्राचीनता एवं बनावट विशिष्ट है। अगला 6वां सवाल है दिशा कविता का मूल आधार क्या है। दिशा कविता का मूल आधार है बाल मनोविज्ञान। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है 7वां बच्चे ने हिमालय को किस दिशा में बताया, तो बच्चे ने हिमालय को उस दिशा में बताया जिस दिशा में उसकी पतंग उड़ रही थी। अगला 8वां सवाल है बसंत के अकस्मात आने से लहर तारा या मडुआ डीए मोहल्ले में से क्या चलती है, तो धूल भरी आंधियाँ चलती है। अगला 9वां सवाल है खाली कटोरों में बसंत का उतरना से क्या अभिप्राय है। इंपॉर्टेंट सवाल है खाली कटोरों में बसंत का उतरना से क्या अभिप्राय है, तो उपयुक्त कथन का आशय है कि अब तक भिखारियों के जो कटोरे खाली थे अब भिक्षा से भर जाएंगे और लोग उनमें पैसे डालने पर आरंभ कर देंगे। भिखारियों की आंखें आनंद से चमकने लगती हैं और लगता है
मानो उनके कटोरे में बसंत उतर आया है। अगला प्रश्न है आपका, बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार वर्णित किया है। इम्पोर्टेंट सवाल है। वसंत के आगमन पर लोगों के मन में उल्लास भर जाता है, जो उसकी पूर्णता का प्रतीक है। गंगा घाट पर किसी न किसी पर्व पर दूर से आने वाले श्रद्धालु यहाँ एकत्रित होते हैं, गंगा में स्नान करके पूजा अर्चना करते हैं और विश्वनाथ के दर्शन करते हैं और इस प्रकार बनारस में पूर्णता व्याप्त रहती है। वहीं दूसरी ओर लोग शवों को अंधेरी गलियों से निकालकर गंगा घाट की ओर ले जाते हैं और दाह संस्कार करते। यह कार्य बनारस की रिक्तता का प्रकट करता है। अगला, बनारस में धीरे धीरे क्या क्या होता है। धीरे से कवि इस शहर के बारे में क्या कहना चाहता है। अगला, अपनी एक टांग पर खड़ा यह शहर, इसकी आपको क्या करना है, शिल्प सौंदर्य लिखना है। इम्पोर्टेंट है कि ये अपनी एक टांग पर खड़ा यह शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। उपयुक्त पंक्ति का शिल्प सौंदर्य लिखना इम्पोर्टेंट लगा करके रख लेना। इसका भाव पक्ष लिखना, तो यह शहर स्वयं में मस्त और व्यस्त है, अपनी आस्था, मान्यता, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति में लीन है और उससे अपनी एक पुरानी संस्कृति एवं परंपरा के अतिरिक्त और किसी की चिंता नहीं है, वह आधुनिकता से बेखबर है। और इसका कला पक्ष है वो है भाषा सरल और प्रवाहमय, मुक्त संत से है और बिंब योजना सार्थक है। लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग के कारण वर्ण सजीव और चित्र जैसा बना पड़ा है और बिल्कुल बेखबर पंक्ति में अनुप्रास अलंकार हैं। अगला आपका वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कवि ने बनारस की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो गंगा नदी के तट पर स्थित उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध प्राचीन नगर बनारस है। और दूसरा, धार्मिकता और आध्यात्मिकता की प्रबलता, यह शिव की नगरी है, यहाँ गंगा के साथ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तीसरा लिखना, इस शहर के साथ मोक्ष की अवधारणा जुड़ी हुई है। चौथा लिखना, यहाँ आध्यात्मिक और आधुनिकता का सम्मिलित स्वरूप देखने को मिलता है। बनारस में संध्या को मंदिरों में, घाटों में आरती होती है और सारा शहर दीपों से जगमगाता है। दिशा बाल मनोविज्ञान संबंधित लघु कविता स्पष्ट कीजिए। और अगला इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, केदारनाथ सिंह का साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय आपको जरूर याद करना है। केदारनाथ का जन्म 7 जुलाई 1934 को उत्तर प्रदेश में के बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था। और केदारनाथ सिंह मूलतः मानवीय संवेदना के कवि हैं और आपकी कविताओं में शोर शराबा न होकर के विद्रोह का शांत एवं संयंत्र स्वर सशक्त रूप से उभरा है। केदारनाथ सिंह की कविताओं में बिंब विधान पर बहुत बल दिया गया है और उनकी भाषा नम्य और पारदर्शी है और उनके शिल्प में बातचीत की सहजता, अपनापन अनायास दिखाई देता है। और आपको अकाल में सारस कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान, व्यास सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। इनको जो आपको अकाल में सारस कविता संग्रह है इनका, जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान और व्यास सम्मान भी क्या है प्राप्त हो चुके हैं किन्हें, केदारनाथ जी को। इनका काव्य संग्रह अभी और ज़मीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस आदि। और इनका कहानी संग्रह वो है कब्रिस्तान में पंचायत। और आलोचना और निबंध है इनका मेरे समय के लोग, कल्पना और छायावाद, हिंदी कविता में बिंब विधान। तो साथियों, ये थे आज के हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न केदारनाथ और आपके जो कवि हैं अगेय जी, इनके जितने भी शेखावाटी मिशन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज के इस वीडियो में हमने जाने हैं। तो साथियों, ये थे आज के हमारे इस सेशन के जो 2 अध्याय आपके पाठ कवि अगेय और केदारनाथ जी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इनके ऊपर हमने चर्चा की है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना
और एक बार पुनः आप सभी इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBS 6 to 12 को ज्वाइन ज़रूर करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो साथियों बस आज तक इतना ही, मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।